हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, आपके सामने पुनः एक वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अकबर के द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी प्रथा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, प्रशासकीय क्षेत्र में उन्होंने अभिनव प्रयोग किए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि उनके पूर्वज सेंट्रल एशिया से आए थे और वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने इसमें काफ़ी सुधार किया और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से मनसबदारी सिस्टम को हिंदुस्तान के प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने प्रयोग में लाया। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आज़ाद भारत में आईएएस, आईपीएस और एवं पीसीएस ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि उनके कंप्लीट होने के बाद में वो जिला को संभालें, कलेक्टर बने, पुलिस अधीक्षक बने और डिप्टी एसपी बने। और सेना के लिए अलग से रिक्रूटमेंट होता है जिसमें लेफ्टिनेंट से बहाली होती है। लेकिन उस जमाने में उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रशासन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए मनसबदारी सिस्टम को एक ठोस सुधार किया, जो कि काफ़ी दिनों तक, करीब लगभग 200 वर्षों तक ये सिस्टम काफ़ी प्रभावी रहा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि मनसबदारी सिस्टम क्या था। पहला है कि जो अकबर का जो जीवनीकार है अबू फजल, उन्होंने कहा कि मनसबदार को 66 ग्रेड में बांटा गया था और जिसमें से एक्चुअली 33 ग्रेड उनके थे और उसी 33 ग्रेड को ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। शाहजहां के पीरियड में आते आते इसको सिर्फ और सिर्फ 11 ग्रेड में उसको रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि आजकल के ज़माने के हिसाब से जैसे कि सिविल का और मिलिट्री का अलग अलग रिक्रूटमेंट होता है, मनसबदारी सिस्टम में ऐसा नहीं था। ये सिस्टम दोनों के लिए लागू था, सिविल और मिलिट्री अधिकारियों के लिए। तो जो भी ऑफिसर्स सिविल सेवा में या मिलिट्री सेवा में भर्ती होना चाहता था उसको सबसे पहले मनसबदार बनना होता था। इनके कोई कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं थे। सिविल के ऑफिसर मिलिट्री में जा सकते थे, मिलिट्री के ऑफिसर सिविल में जा सकते थे। जुडिशियल ऑफिसर भी कभी कभी सेना का काम करते थे, सेना के ऑफिसर भी जुडिशियल ऑफिसर काम करते थे। सिर्फ काजी को छोड़ करके बाकी सारे भी जो अधिकारी थे उन्हें मनसबदार बनना होता था। मनसबदार की 3 कैटेगरी होती थी। पहला वो कैटेगरी होता था जिसमें कि एक वर्ड है जाट और सवार। अगर किसी मनसबदार के पास जितना जाट की संख्या है और उतनी ही सवार की संख्या है तो क्लास 1 मनसबदार माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बादशाह ने किसी मनसबदार को 5000 नियुक्त किया है, 5000 का मतलब यह हुआ कि उसके पास में 5000 जाट और 5000 सवार, ये उसका अधिकार है। और जाट का मतलब क्या हुआ? जाट का मतलब 2 चीज होता है। एक तो ये हुआ कि उसको 5000 ट्रूप्स रखने होंगे, माने सेना या उसको आप जवान रखना होगा। और अगर 5000 सवार भी है तो इसका मतलब उसको 5000 घोड़े रखने होंगे, या घोड़ा, एलिफेंट, कैमल, ये सब मिला करके 5000 रखने होंगे। तो यदि कोई मनसबदार जो 5000 जाट और 5000 सवार का उसको अधिकृत किया गया है तो इसका मतलब है कि वो क्लास 1 मनसबदार है। नंबर 2 कैटेगरी आता था कि ऐसे मनसबदार जिसके पास तो 5000 जाट मतलब ट्रूप्स रखने की क्षमता है, लेकिन उसके पास आधा सवार रखने का अधिकार प्राप्त है, मतलब 2500 हॉर्सेस मतलब घोड़ा रखने का, कैवेलरी रखने का अधिकार है, तो उसको 2nd क्लास मनसबदार बोलते थे। और तीसरा होता था कि ऐसे मनसबदार जिसके पास में तो फुल जाट का अधिकार प्राप्त है, जैसे मान लीजिए 5000 उसको बनाया गया है तो 5000 तो वो ट्रूप्स रखेगा, लेकिन अगर उसको आधे से कम, मतलब जैसे कि 2500 से भी कम अगर कैवेलरी रखने की पात्रता है तो उसको क्लास 3 नंबर के मनसबदार की श्रेणी में उसको रखा जाता था।
तो दोस्तों, जैसे कि आपको समझ रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज और है कि पहले के जमाने में ये होता था कि जो सेना होती थी तो बादशाह वो अपने जो उनके अंगरक्षक थे उनको तो वो नकदी कैश देते थे, लेकिन अधिकांश मामले में जब युद्ध में जाना होता था तो उनके फ्यूडिटरीज या उनके सामान उनको सेना प्रोवाइड करते थे। अब यहाँ पर जो है अकबर ने टोटल इसको चेंज कर दिया। उन्होंने मनसबदारों को कैश में पेमेंट देना चालू किया। दूसरा, कुछ मनसबदारों को उन्होंने जागीर भी दिया, लेकिन जागीर में उन्होंने ओनरशिप राइट नहीं दिया। मतलब यह है कि आप जागीर के जो उससे जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसको तो आप ले सकते हैं, लेकिन उस जागीर वाले लैंड पर आपका कोई स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा। और दूसरा ये कि उस मनसबदार के जीवन काल में भी उस जागीर को उनसे लिया जा करके दूसरा जागीर दिया जा सकता है। तीसरी बात यह थी कि अगर मनसबदार की मृत्यु हो जाती है तो वो जागीर उनसे कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लिया जाता था। तो इस तरह से मनसबदारी सिस्टम का जो सबसे बड़ा स्पेसिफिक फीचर है, माने सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है इसका हेरिडिटी नहीं होना, ये वंशानुगत नहीं होना। ये फिरोज तुगलक ने जो उनसे पहले करीब 150 साल पहले जो उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्होंने जिस तरह से जागीरदारी सिस्टम अडॉप्ट किया था, शुरू किया था, और सेना के अधिकारियों को उन्होंने तनख्वाह के बदले में, वेतन के बदले में उन्होंने जागीर देना शुरू किया, जिससे कि जागीरदारी सिस्टम हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पनप गया और धीरे धीरे सल्तनत जो है टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए अकबर ने ये मनसबदारी सिस्टम चालू किया। इसका जो एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि इसमें मनसबदार ट्रूप्स तो मतलब सेना के जवान तो भर्ती कर सकते थे, वो अपने जाति के, अपने धर्म के लोगों को भर्ती कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनका जो तनख्वाह था जो सेना के जवानों को वो मनसबदार के द्वारा ही दिया जाता था। लेकिन उसमें एक बात जरूर ये इंगित किया जाता था कि उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो भक्ति है वो केवल इंप्रेरर के प्रति रहेगा, मतलब बादशाह के प्रति रहेगा। हालांकि मनसबदार सेना के जवानों को रिक्रूट करते थे, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाता था कि आपकी जो स्वामी भक्ति है वो बादशाह के प्रति है। तो जब भी कोई सेना में भर्ती होने के लिए आता था तो उसे ये बता दिया जाता था कि आप अपना कोई अभिभावक चुने, मतलब पैटर्न चुने। तो मान लीजिए कि कोई मुगल जाति का कोई आदमी सेना में भर्ती होना चाहता है तो उसमें उसे देखना होगा कि कौन से मुगल मनसबदार महत्वपूर्ण है या जिससे उसका ट्यूनिंग अच्छा बैठता है, वहाँ पर जाकर उसे मिलेगा और वही इसको नियुक्त करेगा। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, जो संगठन था, वो अलग अलग लोगों के, अलग अलग जातियों का एक समूह हो गया था। जैसे कि मुगल मनसबदार मुगल सेना को भर्ती करता था, जैसे राजपूत मनसबदार अपने राजपूत बिरादरी के लोगों को भर्ती करता था, जैसे पर्शियन लोग अपने लोगों को भर्ती करता था। तो इस तरह से उनमें एक सामंजस्य भी बैठ जाता था और एक दूसरे से बातचीत करने में, क्योंकि उस जमाने में जब कम्युनिकेशन बहुत ही कठिन था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कठिन था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, एक दूसरे के भाषा लोग जानते नहीं थे, तो ऐसी परिस्थिति में ये इस प्रकार की प्रक्रिया सामंजस्य बढ़ाने वाला था और जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि मनसबदार 3 प्रकार के होते थे कि जो मान लीजिए 20 से लेकर के 400 जिनके पास तो वो उनको मनसबदार बोलते थे। 400 जाट और 400 सवार या 20 जाट 20 सवार। जाट का मतलब है ऐसे मनसबदार उसके पास में कितनी ज्यादा संख्या है ट्रूप्स रखने की, मतलब सेना रखने की, जिसको कि इंप्रेरर में बादशाह के द्वारा निर्धारित किया जाता था उसकी योग्यता को देखते हुए। तो दोस्तों, अगर 20 जाट और 20 सवार का कोई मनसबदार है और वहां से लेकर 400 तक है, 400 जाट और 400 सवार तक है, तो उसको मनसबदार बोलते थे। उसके बाद में जो 500 से लेकर 2500 तक जाट और सवार वाले मनसबदार को उमरा बोलते थे और 3000 से लेकर के उसके ऊपर वाले को अमीर उल
उमरा बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि 7,000 या उससे ऊपर जाट और सवार रखने वाले मनसबदार केवल और केवल जो बादशाह के नियर एंड माने नजदीकी रिश्तेदार होते थे उन्हीं को दिया जाता था, और 8,000 या उससे ऊपर जाट और सवार वाले मनसबदार सिर्फ और सिर्फ बादशाह के पुत्र या वारिस को ही दिया जाता था। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। अकबर के समय में यह मैक्सिमम 12,000 था, 12,000 जाट और 12,000 सवार का उनका पद सबसे ज्यादा मनसब का पद था। मनसब मतलब होता है रैंक, ये एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब ओहदा, पोजीशन, पद, तो ये मनसब का अर्थ है। और इसी अर्थ में इसी का दो भाग है, जाट और सवार, जो कि इस सिस्टम का एक विशेष पहलू है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जहांगीर के समय में इसको बढ़ा करके 40,000 कर दिया गया। जहांगीर और शाहजहां के समय में 40,000 और 60,000 तक की मनसब प्रदान किए गए, जिसमें 60,000 जाट, 60,000 सवार ये किया गया। दोस्तों, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, उस जमाने में एक मनसबदार को जिसके पास में 5,000 जाट, 5,000 सवार का था कैपेसिटी, उसको 30,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी, और इसमें उसे अपने द्वारा रखे गए एलिफेंट्स या कैवेलरी वो भी उसमें शामिल था। तो ये बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में, और एक बहुत हैंडसमली उनको पे किया जाता था, और ये बहुत ही सम्मान के हकदार थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका सोशल प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ता था। जैसे कि आपको एक कहानी याद है कि जब शिवाजी आगरा पहुंचे औरंगजेब के दरबार में, तो उन्हें 5,000 के लाइन में खड़ा कर दिया गया, और जसवंत सिंह जो कि 7,000 मनसबदार थे, तो स्वाभाविक है वो आगे थे। और इस बात से लेकर शिवाजी बहुत चिढ़ गए, और उन्होंने कहा कि जिसको मैंने अनेक बार पराजित किया वो मेरे आगे बैठा हुआ है, आगे खड़ा है, और मैं मराठा सरदार जो अनेकों बार जसवंत सिंह को और बहुत सारे मुगल सेनापतियों को हराया, उसको आपने हमें पीछे खड़ा कर दिया, और पीछे खड़ा करके हमें अपमानित किया, और इसी कारण से वो बादशाह के कोर्ट से, दरबार से वापस चले गए थे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी बहुत बड़ा द्योतक था। अब इसकी विशेषता क्या है? जो बादशाह था उसको पहले के जमाने में ये करना होता था कि उसे जो लोकल इलाके के जो बड़े बड़े जो सामंत होते थे, और जब कभी युद्ध छिड़ता था तो वो उनको सैनिक प्रदाय करते थे। इस चीज से पूरी तरह से मनसबदारी सिस्टम के द्वारा अकबर ने निजात पा लिया, और ऐसे जो सामंतों के द्वारा जो सैनिक प्रदाय किए जाते थे वो भाड़े के टट्टू होते थे, उनमें कोई काबिलियत नहीं होती थी, उनकी जो बहुत सारी कमजोरियां थी उसको छिपा लिया जाता था। तो इस कारण से सेना की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती थी, और इस चीज से बचने के लिए ये मनसबदारी सिस्टम में अब बादशाह को किसी गवर्नर पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था, किसी सामंत पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक बात और था कि चूंकि रिक्रूटमेंट तो जो भर्ती है वो मनसबदारी करते थे लोकल लेवल पर, अपने जाति बिरादरी के लोगों को भर्ती करते थे रिलीजन के आधार पर, सोशल ग्रुप के आधार पर, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया जाता था कि आपकी जो सेवा है वो बादशाह के स्वामी भक्ति पर निर्धारित है, और अगर आपने किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी किया तो आपको तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो प्रमोशन, डिसमिशन या पेमेंट या रैंक, ये सारे चीज को निर्धारित करने का काम बादशाह के द्वारा या उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। एक बात और इसमें विशेषता थी कि जब मनसबदार के द्वारा सेना की भर्ती की जाती थी, घोड़े खरीदे जाते थे, तो उसका घोड़े का ब्रांडिंग किया जाता है जिसको दाग कहते हैं,
और सेना के कर्मचारी, जो कर्मचारी भर्ती होते थे, उन्हें सैनिक, उनका हुलिया लिखा जाता था, उन्हें डिस्क्रिप्टिव रोल लिखा जाता था, ताकि किसी प्रकार का अदल बदल नहीं हो। यह सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 200 वर्ष पहले, अकबर के 200 वर्ष शुरू किया गया था, और यह सिस्टम अकबर के द्वारा भी लागू किया गया, जिससे कि किसी प्रकार का करप्शन नहीं हो। लोग असली घोड़ा के बदले में दूसरा घोड़ा वहाँ खड़ा कर दें, सेना में जो आज जवान भर्ती है उसके, और नहीं भी भर्ती है तो उसके बदले में दूसरे सेना को वहाँ खड़ा कर दें। एक बात और देखने वाली बात है कि हर साल मुगल बादशाह के अधिकारी, मनसबदारों के द्वारा रखे गए ट्रूप्स, मतलब सैनिकों, उनके द्वारा रखे गए कैवेलरी, घोड़ों की फौज, हाथियों, ऊंट, खच्चर, जो भी उनके पास में एनिमल वगैरह जो रखते थे, उनका इंस्पेक्शन किया जाता था, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। इस मनसबदारी सिस्टम से एक सबसे बड़ा जो लाभ बादशाह को हुआ, मुगल बादशाह को हुआ, कि उसके पहले सेना में अनेक प्रकार के विद्रोह होते थे। लोगों में अपनी आज़ादी घोषित करने का एक हमेशा ख्वाब बना रहता था, डिसअफेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, रिवोल्ट हुआ करते थे। सल्तनत काल में तो हजारों रिवोल्ट हुए। उसको देखते हुए मनसबदारी सिस्टम ने इसको नियंत्रित कर लिया, और हुआ ये कि चूंकि सेना के जवान या अफसर जो भी थे वो बादशाह के प्रति पर्सनली रिस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदायी थे, इसीलिए उन लोगों का किसी प्रकार का रिवोल्ट करना, विद्रोह करना या किसी प्रकार का अशांति फैलाना, ये सब कम हो गया, बहुत मिनिमम हो गया। और इसी कारण से मुगल साम्राज्य का इतना तेजी से विस्तार हुआ जो पूरे भारत में और अफगानिस्तान तक फैल गया, और 200 वर्षों से ज़्यादा समय तक मुगलों ने यहाँ पर राज किया। एक चीज जो इसमें जो नुकसान हुआ, नुकसान क्या है? नुकसान ये हुआ कि अकबर ने किसी प्रकार के भेदभाव की नीति नहीं अपनाया था। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों सबको बराबरी के रूप में देखा। लेकिन हुआ ये कि उस जमाने में इतनी ज़्यादा कट्टरवादिता थी कि नहीं चाहते हुए भी मनसब में सिर्फ 9% हिंदुओं को उसमें हिस्सा मिला अकबर के दौरान, अकबर के पीरियड के दौरान। हालांकि औरंगजेब के पीरियड तक आते आते इनका प्रतिशत, मनसबदारों के प्रतिशत 30% से ऊपर बढ़ गया था, लेकिन फिर भी ये संख्या बहुत कम था, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं का मेजॉरिटी था और आज भी है। और उसको देखते हुए भी हिंदुओं का मनसबदारी सिस्टम में भागीदारी बहुत कम था। एक और जो इसका जो नुकसान हुआ वो ये था कि चूंकि लोकल लेवल पर मनसबदारों के द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाती थी, ट्रूप्स रखे जाते थे, तो होता यह था कि लॉयल्टी माने स्वामी भक्ति लोकल मनसबदार के प्रति सैनिकों का रहता था। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट था। दूसरा ये था कि जो सैलरी बादशाह के द्वारा प्रदान किए जाते थे वो भी मनसबदार को दिया जाता, और मनसबदार फिर अपने सैनिकों को सैलरी देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस सिस्टम का, बहुत बड़ी कमियां थी। तीसरी बात यह थी कि आज के ज़माने में जैसे कि मिलिट्री या पुलिस का हमेशा ड्रिल होता है, उनका यूनिफॉर्म सिस्टम रहता है, उनको एक्सरसाइज करने का, उनको वर्दी पहनने का, वो क्या आर्म्स लेके चलेंगे, हथियार लेके क्या चलेंगे, ये सारे चीज़ इसमें भारी कमी थी। और अलग अलग कंटीजेंट के अलग अलग स्टैंडर्ड हुआ करते थे। तो इससे ये होता था कि जैसे राजपूतों का कंटीजेंट है तो उनका अगर मनसबदार बहुत बढ़िया है, बहुत स्टैंडर्ड के आदमी हैं, तो उनका ड्रिल, उनका हिसाब किताब अलग होता था। और जो दूसरे मनसबदार हैं जो स्लैक हैं, जो आलसी हैं और जो अपने सेना पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनका सेना भी उसी तरह से कमज़ोर या कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं रहता था। और अल्टीमेटली ये मुगल साम्राज्य के उसके
स्वास्थ्य पर, उसके मिलिट्री कैपेबिलिटी पर एक सवालिया निशान दागता था। एक माइनस पॉइंट ये भी था कि अगर मनसबदार एक झूठा पेरोल तैयार कर ले और वरिष्ठ जो सेना के अधिकारी थे या फिनांस डिपार्टमेंट के, वित्त विभाग के, उनकी मिलीभगत से, और ट्रूप्स उसे 5000 रखने के लिए कहा गया है तो उसका रैंक 5000 ही है, लेकिन वो ट्रूप्स मात्र 4000 रख रहा है और तनख्वाह 5000 का ले रहा है और एक झूठा पेरोल तैयार किया है। तो इस तरह से इसमें गबन के या भ्रष्टाचार के जो शिकायतें अक्सर आती रहती थी, जो क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार के काम भी करते थे। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम था और ये सेहत के लिए भी, मिलिट्री के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक था। बाद के वर्षों में औरंगजेब के बाद जब मुगल बादशाहों की ताकत बहुत कम हो गई, कमजोर हो गई, तो ये मनसबदार अपने मनमानी पर उतर गए थे और इनको जिस प्रकार का सेना का स्तर बनाए रखना था उस तरह का स्तर उन्होंने नहीं बनाए रखा, भारी भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण जो मुगल सेना 200 वर्षों तक कभी भी हारी नहीं, वो बाद के वर्षों में बुरी तरह से एक के बाद एक पराजित होती रही। एक और गड़बड़ी थी कि ये मनसबदार बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे, इंपीरियल सर्विस के बहुत ओहदेदार थे। तो अकबर के समय में जो अकबर के समय में सेना हमेशा युद्ध के लिए या विजय अभियान के लिए निकलती थी। उन्होंने दक्षिण में और पश्चिम में राजपूताना में, दक्षिण में अहमदनगर और बहुत सारे इलाकों को अकबर के दौरान, अकबर के पीरियड में जीता गया। तो इससे भारी मात्रा में बूटी, माने लूट का सामान जो विजय हारे हुए राजा से प्राप्त करते थे उसको बूटी बोलते हैं अंग्रेजी में, लूट का सामान। तो ये लोग आपस में अपने आप में बांट लेते थे और इसकी भनक जो है ना केंद्रीय सत्ता तक नहीं पहुंचती थी, और अगर पहुंच भी जाती थी तो चूंकि ये इतने महत्वपूर्ण पद पर या ओहदेदार होते थे कि ये अकबर के लिए या बादशाह के लिए उनके खिलाफ में प्रत्येक मामले में कार्रवाई करने के लिए बहुत कठिन होता था। अब आपको पूर्व लेक्चर में मैंने कहा कि अकबर ने जब आदम खान से मालवा में लूटे गए प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ किया तो उसने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको, सरकारी खजाने में, शाही खजाने में हम जमा नहीं करेंगे। और इसी बात पर दोनों में वाद विवाद हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि अकबर ने उसे लाल किले में, आगरा के लाल किले में उसे किले की दीवार से उठा के फेंक दिया था, जिसमें कि आदम खान की मृत्यु हो गई थी। उसका वो हाफ ब्रदर था। तो इस तरह की घटना अक्सर जो है मुगल साम्राज्य के समय में होता रहता था। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत सत्प्रयास था और इसने बहुत सारी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, सल्तनत काल में जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो विसंगतियाँ आ गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया। तो मुगलों ने करीब 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब का शासन रहा, जब तक कि मुगल बादशाह बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, तो मनसबदारी सिस्टम भी बहुत मजबूती से चला और इसके कारण से मुगल फौज में विद्रोह की संख्या भी बहुत कम हो गई, जिस तरह से हमने सल्तनत काल में देखा कि हमेशा विद्रोह होता रहता था। तो कुल मिलाकर के साम्राज्य को स्थायित्व देने में ये मनसबदारी सिस्टम की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो से बहुत ही लाभान्वित होंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई आपको कमियां दिखे, तो आप जरूर हमें अपने कमेंट से हमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।